नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर स्टेट में। दोस्तों बात करेंगे आज हम फिनटेक शेयर के बारे में। क्या इसमें 75% पर जो डिस्काउंट मिल रहा है इसको हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या क्या ये फ्यूचर में हमको करोड़पति बनाएगा या नहीं बनाएगा, बर्बाद कर देगा। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से मेरे डिस्कस पॉइंट होने वाले हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहला डिस्कस पॉइंट जो होगा मेरा वो होगा वाई पेटीएम इज़ फॉलिंग, रेड फ्लैग, मार्केट एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी, एंड एंड ऑफ द वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू वैल्यू लूज मनी मेकिंग कंपनी, वाई वी सी इन्वेस्ट सो मच मनी, विक की रिस्क बताएंगे, खरीदना चाहिए, वाई करना चाहिए और नॉट टू वाई। इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो उसकी आईडी RDX ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो इलियास उल्लू एंड आदित्य मनी दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पेटीएम जो कंपनी वर्क करती है वो इसके किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क नहीं करती। जैसे कि आपको बता भी दें कि ये इंश्योरेंस फील्ड में भी वर्क करती है, स्टॉक ब्रोकरिंग में भी वर्क करती है, ई-कॉमर्स में भी, पेटीएम बैंक में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस कंपनी में। मतलब कि ये एक मैनी सेक्टर्स को मिलकर के एक कंपनी बनी है। तो इस हिसाब से भी कंपनी के जो वैल्यूएशन निकलते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स की लॉस एंड प्रॉफिट के तरीके से निकलते हैं। जस्ट लाइक आप सभी ने सुना होगा कि आईटीसी भी बहुत ही मैन्युफैक्चरर्स में कंपनी वर्क करती है। जैसे कि आप होटल मैनेजमेंट में भी वर्क करती है, टोबैको में भी बिजनेस वर्क करती है, एंड अदर सेक्टर्स में भी वर्क करती है। लेकिन उसका शेयर किस पर केवल आता है? आईटीसी पर। तो आईटीसी भी एक इसी तरह का मेजर फैक्टर है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर ये मैन्युफैक्चरर्स पे वर्क करती है तो ये सेक्टर्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन नहीं, ये पेटीएम सभी में एक कंबाइन करके कर रहा है। ऐसा कंबाइन कर इस पर्टिकुलर कंपनी के तहत ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं। वैसे होना चाहिए ये अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग सेक्टर्स में सभी को वर्क करना चाहिए। ये चीज़ क्यों हुई है? इसकी दो वजह होती हैं। या तो कंपनी सोचती है एकदम फ्यूचर का, सोचती है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंड से सोचती है। दूसरी चीज़ होती है, दूसरी बात यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आता है कि लैक ऑफ फोकस। तो लैक ऑफ फोकस की भी कमी हो सकती है। लैक ऑफ फोकस की कमी के लिए आपको बता दें कि अ लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन अश्वत्थ दामोदरन जी की ये बुक है जिसमें आपको लैक ऑफ फोकस एंड जो वैल्यूएशन कंपनी निकलती है इन सभी बातों पर भी चर्चा होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं अश्वत्थ दामोदरन जी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट आया था एट द टाइम ऑफ IPO पेटीएम के, तो वहाँ पर इनका स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं क्या आया था। इन्होंने कहा था कि पेटीएम का जो IPO आ रहा है, ठीक है, ये लैक ऑफ फोकस है क्योंकि कंपनी का किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस ही नहीं। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया भी है कि UPI स्टॉक ब्रोकिंग जस्ट लाइक इनका सीधा कंपटीटर किसके साथ हो जाता है? इलियास उल्लू या फिर आदित्य बिरला कैपिटल के साथ में इनका सीधा कंपटीशन हो जाता है। UPI में आप देखेंगे तो इनका UPI में जो कंपटीशन होता है सीधा जाके भीम UPI ऐप से हो जाता है जाके। वहीं ई-कॉमर्स में तो आपका जानते ही हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कंपटीशन सीधा होता है। पेटीएम पेमेंट बैंक में इनका फ़ोनपे और खुद की कंपनी के साथ। म्यूचुअल फंड में आप कितनी सारी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। इंश्योरेंस में SBI लाइफ एंड बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी के साथ इनका LIC के साथ में जैसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इनका सभी ये जितनी भी सेक्टर्स में वर्क करती हैं वो सारी अलग, लेकिन ये एक ही कंपनी के तहत सारे वर्क कर रहे हैं। तो इस चक्कर में अश्वत्थ दामोदरन जी कहते हैं कि लैक ऑफ फोकस है। क्यों लैक ऑफ फोकस है? पेटीएम है स्टार्ट ऑफ डिजिटल वॉलेट, क्योंकि पेटीएम ने जब स्टार्टिंग में करी थी किसे? डिजिटल वॉलेट से स्टार्टिंग करी थी। और आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया पेटीएम ने कि मल्टीपल बिजनेस सेक्टर्स में चलते चले गए। अब मल्टीपल बिजनेस में सेक्टर में आप जाते हैं तो आप वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि हमारा यहाँ पर मतलब कि हम कैसे क्या वैल्यूएशन करेंगे। इनका वहाँ पर कोई फोकस नहीं, केवल मल्टीपल बिजनेस पे जा रहे थे और एक फ्यूचर का सोच रहे थे। अब वहाँ पर मनी मैनेजमेंट टू ई-कॉमर्स में आप मनी मैनेजमेंट इनका ठीक से नहीं हो पाया। दूसरी बात रेड फ्लैग फॉर लैक ऑफ फोकस, इनको एक रेड फ्लैग दिया गया था लैक ऑफ फोकस के लिए। वहीं पर पेटीएम जो अभी हमने बात करी दामोदरन जी की, तो इन्होंने जब पेटीएम का IPO आया था इन्होंने कहा था कि पेटीएम का जो IPO के प्राइस इशू जो इसके प्राइस रखे गए थे वो अभी के नहीं बल्कि फ्यूचर के लगभग 2 से 5 साल बाद के रखे गए थे। क्यों 2 से 5 साल के बाद रखे गए? क्योंकि पेटीएम का वर्क था कि ये आगे चल करके एक लीडर बनेगी कंपनी, हर सेक्टर की लीडर बनेगी। चाहे आप UPI की बात कर लें, ई-कॉमर्स की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें इंश्योरेंस सेक्टर की, ब्रोकरिंग सेक्टर। तो ये सोच चुके थे कि हम आगे चल करके हमारी वैल्यूएशन ही होगी। तो उन्होंने फ्यूचर्स वैल्यूएशन के हिसाब से सभी को IPO भी अलॉट करवाए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर आप ये तो इनके IPO की बात होगी, इनके लैक ऑफ फोकस की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि वीक फाइनेंशियल एंड एक्सपेंशियल वैल्यूएशन की। इनकी वैल्यूएशन क्यों इतनी ज़्यादा इन्होंने रखी थी? क्योंकि इनकी 2017 में जब कंपनी मार्केट में आई थी तब इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उस समय कंपनी के जो कंपटीटर थे 17 और 18 में बहुत ही ना के बराबर थे। हर कोई केवल पेटीएम पर ही वर्क करता था। सेकंड चीज़ क्या थी?
ये लगातार यूपीआई आया तो यूपीआई भी इन्होंने तुरंत अपने में एक्टिवेट किया, वहाँ से इनका जो सेल्स ग्रोथ थी वो इम्प्रूव तो हुई, लेकिन आफ्टर 2020 इनकी सेल्स ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली। गिरावट क्यों देखने को मिली? क्योंकि इनकी जो कस्टमर बेस है, आज भी इनका जो कस्टमर है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कस्टमर पेटीएम के पास है। और ये सोचते थे कि जैसे हम अलग अलग सेगमेंट में वर्क करते हैं तो हमारे पास इतना कस्टमर है तो हम उन सभी को इंश्योरेंस सेक्टर में, ई कॉमर्स में, सभी की तरफ खींच के ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी जो फ्यूचर विज़न था वो धीमे धीमे फेल होता हुआ दिखाई देने लग गया। अब बात करें इनके सेल्स को लेकर के, तो सेल्स ग्रोथ यहाँ देखिए आपको इनका इंप्रूवमेंट देखने को मिला। आफ्टर दैट आप 2021 की बात करें तो यहाँ पर इनका डिक्रीजमेंट होता हुआ देखने को मिला। अगर परसेंटेज की बात करें 2077 में इनका सेल्स ग्रोथ कितना था? 377। वहाँ पर इनकी कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही थी। आफ्टर दैट आप 18 एंड 19 की बात करें 2% रह गया था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार डिक्रीज़ होता जा रहा था। अब डिक्रीज होते होते इनका नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा, रेवेन्यू इनके इतने ज़्यादा गिरने लग गए थे कि जो शेयर प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा, शेयर वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी थी। अब इन्होंने क्या किया कि आगे चल करके अर्ली स्टेज में इन्होंने क्या किया, कैश बर्निंग होने लगी। कैश बर्निंग के साथ साथ में इनकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ के बारे में जो इनका सीजन था वो फ्यूचर का विजन था कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक भी लेके आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे हाथ में, और आगे चल के हमारी वैल्यूएशन है। अदर आप देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का एसबीआई लाइफ का ही ले लिए 1000 रुपये का वैल्यू है, ई कॉमर्स का किसी भी सेक्टर ले लिए इतना वैल्यू है, तो उन्होंने सारी की सारी वैल्यू वहाँ पर ला करके निकाल के रखी। अब बात करते हैं इन्होंने जो पीएसजी वैल्यूएशन निकाली थी। पीएसजी वैल्यूएशन निकालने का जो फंडा होता है, क्योंकि इन्होंने जो कंपनी वैल्यूएशन निकाली थी वो पीएसजी वैल्यूएशन के हिसाब से निकाली जाती है। पीएसजी वैल्यूएशन आपको बता दें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई सेल्स ऑफ 12th मंथ, तो इसको डिवाइड करेंगे आपको पीएसजी वैल्यूएशन निकल के आ जाएगा। आफ्टर दैट इन्होंने वैल्यूएशन निकाली। वैल्यूएशन निकालने के बाद इन्होंने देखा ग्रोथ फिनटेक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेक्टेड हो रहा है शार्पली, और उसके बाद ट्रेड क्या हो रही थी, ट्रेड एट 0.3 इंटू 0.5 पीएसजी हो रही थी, वहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो इन्होंने पेटीएम का जो प्राइस निकाला था आईपीओ के टाइम पे वो इनका क्या था, 0.35 इंटू पीएसजी। अब पीएसजी इन्होंने निकाली है 0.35, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो इनका पेटीएम का पीएसजी रेशियो एंड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स ग्रोथ 0.2 करें तब आपकी वैल्यूएशन क्या निकल के आई थी, 450 रुपये। अब 450 रुपये ये अभी आप ये सोचिए कि एकदम से एग्जैक्ट है, ऐसा एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू इंप्रूव होंगे तो उनकी शेयर प्राइस भी इंप्रूव होगा। अब सारे का सारा फोकस होता है रेवेन्यू पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर एंड सेल्स ग्रोथ पर। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होंगे इनकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। तो वैल्यूएशन अभी करंट सिनारियो के हिसाब से देखते हैं तो अभी हमारा जो वैल्यूएशन इसका निकल के आता है वो 450 रुपये निकल के आता है। रेगुलेटरी रिस्क इनके क्या क्या बने हुए हैं, पेटीएम का जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन निकाल दिया था, क्योंकि आप ये फिनटेक कंपनी जो मार्केट में है तो एक तरीके से आप देखेंगे तो फिनटेक कंपनी का कोई भी बेंचमार्क मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या फिर आप यूँ कह लें कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल करके हम उसको बेंचमार्क की तरह से मान के आगे अदर कंपनियों को भी डील कर सकें। तो आज के टाइम पे ना ही सेंसेक्स में ना ही आपको निफ्टी 50 में कहीं पर भी आपको बेंचमार्क नहीं मिलेगा फिनटेक कंपनीज़ का। तो एक तो रेगुलेटरी रिस्क में आपको ये सबसे ज़्यादा निकल, तो इसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा वहाँ पर थोड़ी टिपिकल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बेंचमार्क है नहीं। जैसे कि सपोज करिए निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ, 50 कंपनियाँ उस बेंचमार्क को किसको फॉलो करती है, निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर फिनटेक के लिए कोई भी बेंचमार्क नहीं बना हुआ था। अब दूसरी बात बता दें कि प्रॉमिस आप सक्सेसफुल, अब ये क्या करने लगे कि इन्होंने फ्यूचर्स के लिए प्रॉमिस कर दिए। फ्यूचर के लिए क्या प्रॉमिस कर दिए कि इनको इंश्योरेंस बिजनेस में भी जाएंगे, बैंकिंग लाइसेंस भी इनको मिलेगा। आप वर्क कहाँ से कर रहे हैं, एक वॉलेट ऐप से। उसके बाद आप सोचने लगे हम इंश्योरेंस भी करवाएंगे और फ्यूचर में और बैंकिंग लाइसेंस भी मिलेगा। तो भैया आप फ्यूचर प्राइस पे वैल्यूएशन निकाल के दिए हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, आपने तो उनकी तो लुटिया डुबाई दी। अब ऐसे समझिए, जहाँ पर बैंकिंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए HDFC जो कि नामी ग्रामी कंपनी है इस शेयर मार्केट में, तो अगर आप बात करते हैं HDFC की, तो HDFC को भी RBI से जो इस पर RBI ने HDFC पर जो रोक लगाई थी बैंकिंग लाइसेंस के लिए, वो HDFC ने उसको रिमूव करवाने अप्रॉक्सीमेट 1 साल का टाइम ले लिया था। तो भैया ये तो पेटीएम में समझिए कितना टाइम इनको लगने वाला है। तो ये तो हालांकि हो सकता है इनको जल्दी भी मिल जाए, कोई पता नहीं। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो आपको जैसा बताया मैंने कि RBI ने इनके जो न्यू कस्टमर लगाने पर इसको रोक लगा दी थी अंडर द सेक्शन ऑफ 35A में। तो क्योंकि RBI ने बोल दिया था कि भाई आप नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकते हैं और इन पर रोक भी लगी है। अब रोक ये कब तक, इन पर जो इनको बाउंड कर दिया, इन पर रोक लगा दी गई है, अभी कब तक बनी आगे चलती रह सकती है इसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है, और ये कितनी जल्दी इसको भुना लेते हैं। क्यों रोक लगी इसकी भी वजह बताएंगे। इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो
IRDA ने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंश्योरेंस फर्म, इन्होंने कहा भैया हम इंश्योरेंस फर्म सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने IRDA के पास अपना प्रपोजल दिया, प्रपोजल इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये दो जो ड्रॉबैक बन के निकल के आए हैं पेटीएम के लिए। सबसे पहले तो फॉलिंग की वजह आपको रिसेंट टाइम में यही निकल के आई है कि लास्ट 2-3 मंथ से पेटीएम में जो फॉलिंग की गिरावट की वजह देखने को मिली, आपको ये दो कारण देखने को मिले। अच्छा, ये दोनों सेबी ने और IRDA ने इनको क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि आप जितने भी इसके इन्वेस्टर्स हैं सभी को पता होगा कि ये कंपनी क्या है, कि ये कंपनी ज़्यादातर वेस्ट किस पर करती है, चाइनीज़ की अलीबाबा ग्रुप की सबसे ज़्यादा इसमें होल्डिंग है। और आपको होल्डिंग के हिसाब से बता दें, अलीबाबा की ग्रुप की जो होल्डिंग है वो 31.17 है। वहीं F10 नीदरलैंड की कंपनी है जो कि इनकी ही एफिलिएटेड कंपनी, किसकी? अलीबाबा की एफिलिएटेड कंपनी, उसकी होल्डिंग कितनी है? 24.90। अब alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स की होल्डिंग कितनी है इसमें? 6.27% की। तो आप यहाँ पर एक रेशियो देखेंगे तो उस रेशियो के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें अप्रॉक्सीमेट 60% की होल्डिंग किसकी है? चाइनीज़ कंपनी की। तो चाइनीज़ कंपनी में जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया और चाइना का इशू कितना बड़ा रहता है, क्योंकि चाइना आप सीधा सपोर्ट किसको कर रहा है? पाकिस्तान को। तो भैया जब पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है तो इंडियन फर्म ऐसी किसी कंपनी को क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देंगे कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी आइए और उसके बाद आप आ जाइए इंश्योरेंस सेक्टर में भी। क्यों? क्योंकि भैया चाइना की कंपनी ऐसी है, क्योंकि आपको अलीबाबा ग्रुप से आपने जैक मा जी का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर एक बार जैक मा जी ने एक क्रिटिसिज्म कर दिया था चाइनीज़ कंपनी के लिए। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए जब इन्होंने क्रिटिसिज्म किया तो रातों रात इनके शेयर्स में किस तरह से गिरावट आई, इनकी कंपनी में देखिए किस तरह से गिरावट देखने को मिली। जो कंपनी यहाँ पर आपको अलीबाबा पहले 857 की थी, वहाँ जाकर गिर के तुरंत इतने ज़्यादा बैन लगा दिए, इन पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि उस टाइम पर अक्टूबर 2020 में ये एशिया के टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन थे, ठीक है। आफ्टर दैट इन पर इन्होंने एक क्रिटिसिज्म किया और रातों रात इनकी कंपनियों पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई कि ये अब 2021 में इनकी ये वैल्यूएशन आपको सामने है। अलीबाबा ग्रुप की बात करें, इंट ग्रुप की बात करें, अलीबाबा एंड इंट कंबाइंड ग्रुप की बात करें, तो किस तरह से इसमें गिरावट आपको देखने को मिली। तो इसीलिए क्योंकि चाइना जो बोलेगा वो इन चाइनीज़ कंपनियों को करना पड़ेगा। एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी निकल के आया है कि यहाँ पर IRDA ने और RBI ने इसीलिए इनको पेमेंट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी देने का भी दर्जा इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। एंड सेकंड बात अब आपको बता दें, इसके बाद आपको क्या देखना चाहिए कि कंक्लूज़न हमारा जो था, जैसे कि आपको अभी हमने बताया था कि हम इन सभी बातों पर सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट हमने सभी पॉइंट बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि कंक्लूज़न इसका क्या निकलेगा। बात करते हैं कंक्लूज़न की, तो इस शेयर में अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड नॉट फेवर, भैया रिस्क लेकर के आप खेलें तो ऐसा मेरा तो मानना नहीं है। अगर मैं इसमें बाइंग करता हूँ तो कभी ना करूँ, क्योंकि मेरे सामने दो चीज़ें सबसे नेगेटिव हैं। एक तो इसकी जब तक अभी RBI ने इस पर रोक लगा दी, दूसरा IRDA ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जब तक ये दोनों नहीं आ रहे तब तक तो एक बार भी मैं इसमें अपने पैसा फंसाने वाला नहीं हूँ। मोर डाउन साइड कंपेयर टू अपसाइड। अब भैया जब इसके PSG रेशियो भी मैंने आपको निकालना बता दिया, आप इसमें सेल्स रेवेन्यू देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, अगर इसमें आपको अपसाइड मोमेंटम लगे आप एंट्री मारिए। लेकिन अभी तो मुझे डाउनसाइड के मोमेंटम भी लगते हैं और कहो 450 से भी ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस इसके हैं। वहीं अगर रिविजिट मैं इस पर कब करूँगा, जब इसकी सेल्स ग्रोथ, मैं इसमें अपनी पोजीशन कब लेने की कोशिश करूँगा, जब इसमें इसकी सेल्स ग्रोथ इंप्रूव होगी, RBI इसको परमिशन देगा, IRDAI का अप्रूवल मिल जाएगा। आफ्टर दैट मैं इसमें इसको दोबारा रिविजिट करूँगा, इस पर दोबारा रिसर्च एंड एनालिसिस करूँगा, उसके बाद मैं इसमें अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा। अभी चाहे ये शेयर कितना भी अप साइड में जाए, डाउन साइड में जाए, मेरे को एंट्री नहीं लेनी है। बाकी चॉइस आप लोगों की, जितना रिसर्च मैं कर सकता था मैंने आपके लिए किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।